दोस्तों, भारत का एक डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक फ्रेंड जिसने लगातार भारत का आजादी के पहले और आजादी के बाद भी साथ दिया, आज उसके साथ हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कनाडा की, जहां पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को ताक पर रख दिया गया है। हाल ही में दोनों ही देशों की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएंगे और डिप्लोमेटिक टाइज इतनी खराब हो चुकी हैं कि मुझे लगता है कि ये इररेपरेबल डैमेज की तरफ बढ़ती जा रही हैं। कनाडा हमेशा से ही भारत का एक सपोर्टर रहा है और भारत ने भी कनाडा को बहुत सपोर्ट किया है। आज बहुत बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा जो है वो कनाडा में रहता है। भारतीय स्टूडेंट्स, लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स हर साल कनाडा जाते हैं, जॉब सीकर्स कनाडा जाते हैं और उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इन नए जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से इस पूरी कम्युनिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इंडियन पेरेंट्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जिनके बच्चे ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं। आज हमारा इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही होगा। मैं हूं प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी ग्रुप। सो अभी एक हेडलाइन बना कि हाउ इंडिया कनाडा रिफ्ट कैन इंपैक्ट इंडियंस स्टडिंग एस्पायरिंग टू स्टडी इन कनाडा। लगभग 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आज भी कनाडा में हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव रीच्ड टू अ लो पॉइंट एमिड एलिगेशंस ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनके ऊपर भारत में काफी सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं और एलिगेशंस इस कदर हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने इनके ऊपर 1.3 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम तक रखा हुआ था। इनका मर्डर हुआ कनाडा में और इसका एलिगेशन भारत पर लगाया गया, जबकि भारत ने यह बोला कि हमारा किसी भी तरह से निज्जर की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने यह भी बोला कि कनाडा में जो अभी फिलहाल ट्रूडो गवर्नमेंट है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एक ऐसी कम्युनिटी वहां पर रहती है जो इन सेपरेटिस्ट को अपना एक तरीके से लीडर मानती है। ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो बस उस कम्युनिटी को खुश करना चाहते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स ले सकें। राइट, 2024 की अगर हम बात करें तो 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी कनाडा में पढ़ रहे हैं। अगर हम 2015 से 2024 के बीच में बात करें तो लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा में इमिग्रेशन के हिसाब से स्टडी परमिट मिल चुका है। 10 सालों में 13 लाख लोगों को यह परमिट मिल चुका है। 2015 में अगर हम देखें तो लगभग 31,000 इंडियन स्टूडेंट्स ही वहां पर हुआ करते थे, बट अब हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स कनाडा जा रहे हैं। 2023 में ये नंबर बढ़कर 2,78,000 हो गया था, जो कि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में, जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसका 40% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इस साल अगस्त 2024 तक ही हम अगर देखें तो 1,37,000 इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी परमिट्स रिसीव कर चुके हैं। मतलब वो आगे जाकर कनाडा में पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। दिस मार्क्स अ स्लाइट डिक्लाइन कंपेयर टू 2023। 2023 से जैसे ही डिस्टर्बेंस बढ़ा दोनों ही देशों की टाइज में, तो संख्या कम होने लगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। राइट, अगर हम पिछले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें इंडिया और कनाडा की टाइज में, तो गदर पार्टी से पहले के जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, लाला हरदयाल हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज वैंकूवर में उन्होंने एक अपना एक पार्टी बनाई थी, एक छोटा सा एक मिलने की जगह बनाई थी। आप कह सकते हो स्वदेश सेवक होम। राइट, इट प्लेड अ की रोल इन मोबिलाइजिंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। राइट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कनाडा इन वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने भारत के आजाद होते ही सबसे पहले भारत को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया था। अर्ली कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो इट फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड एजुकेशन। इंडिया वाज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ कैनेडियन एड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम्स। अगर हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें इंडिया के, तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम कनाडा के सपोर्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता था। बट धीरे से 1974 में जब हमने स्माइलिंग बुद्धा किया तो कनाडा को ये लगा कि भाई हमने तो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए आपको फ्यूल दिया, आपको टेक्नोलॉजी दी, बट आप इसका यूज आर्म्स बनाने में करने लगे, न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में करने लगे। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब भी होती है 70s में जाकर। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जैसे ही हुआ वैसे ही इंडिया और कनाडा की इकोनॉमिक टाइज और भी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई हमें दिखती हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स इनटू
पावर, और वो जब कनाडा विजिट करते हैं तो तुरंत हमारी जो पार्टनरशिप है, हमारी दोनों के बीच में जो टाइज हैं, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वॉज अ मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट। बट अगर 10 सालों की हम बात करें तो उन 10 सालों में हमारे जो टाइज बहुत अच्छे से डेवलप हुए थे, बहुत तेजी से डेवलप हुए थे, उतना बुरा ही हमारा फॉल भी हमें देखने को मिलता है। कॉमर्शियल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया और कनाडा के बीच में लगभग 12 टू 13 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है पर एनम। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में कनाडा लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा है, बट 1974 के ऑपरेशन के बाद, स्माइलिंग बुद्धा के बाद, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब हो गए थे। कनाडा ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और ये बोला था कि हम फर्दर कोई भी सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, ऑल्दो फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलेशंस फिर से सही होने लगे। पीपल टू पीपल कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में जो 4% पॉपुलेशन है वो या तो इंडिया के लाइक पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पीआईओ कार्ड होल्डर हैं, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। लगभग 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोग, 15 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग आज भी कनाडा में रहते हैं। एजुकेशनल टाइज की अगर हम बात करें तो इंडिया और कनाडा कई सारे रिसर्च प्रोग्राम्स में कोलैबोरेट करते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर सबसे ज्यादा नंबर में देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ते हैं। कनाडा इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्पार्क इनिशिएटिव, जो कि इंडिया में हायर एजुकेशन में रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स को फंड करता है। इट स्ट्रेंथन्स द रिसर्च प्रोग्राम्स। उसके अलावा शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट प्रमोट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, राइट। ट्रेड बैरियर्स में दोनों कंट्रीज के बीच में काफी रिफ्ट है, जैसे हमारा और अमेरिका का रिफ्ट है, चाइना और अमेरिका का रिफ्ट है, उसी तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स दोनों को ही लेकर हम देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में काफी ज्यादा रिफ्ट है। रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, टैरिफ से रिलेटेड और नॉन टैरिफ बैरियर्स से भी रिलेटेड, राइट। एंटी इंडिया एलिमेंट्स अगर हम देखें तो कनाडा की रीसेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने एंटी इंडिया एलिमेंट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। Canada's slow response to anti-India activities within its borders have consistently strained bilateral relations. साथ ही साथ 2023 में अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड जो पोस्टर्स हैं वो कनाडा में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा कनाडा में फ्लोट किए गए, बहुत ज्यादा, जो कि सोशल मीडिया में भी हमें देखने को मिला। सो यहां से हमारे रिलेशंस खराब होना चालू हो गए थे। इंडिया और कनाडा के जो विचार हैं अफगानिस्तान को लेकर, चाइना को लेकर जो इनका स्टैंड पॉइंट है, पाकिस्तान को लेकर जो स्टैंड पॉइंट है, प्लस कश्मीर इश्यू को लेकर जो स्टैंड पॉइंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इमिग्रेशन, वीजा इमिग्रेशन की बात करें तो लगातार कनाडा इसको टाइटन करता जा रहा है, वीजा और इमिग्रेशन को लगातार टाइटन करता जा रहा है, लगातार स्ट्रिक्टर रेगुलेशन लगाता जा रहा है। इंडिया ने भी उसके रिस्पॉन्स में वीजा, कैनेडियन पीपल को वीजा देना कम कर दिया है और स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इंडिया भी लगा रहा है, और अब तो इंडिया ने सस्पेंड ही कर दिया है वीजा फॉर कैनेडियंस, राइट। इसका इंडो कैनेडियन स्टूडेंट्स पर या इंडो कैनेडियन जो टाइज हैं उनके खराब होने का इंपैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा, तो उनकी जो डेली लाइफ है उस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर जो हमारे पेरेंट्स रह रहे हैं, उन बच्चों के जो कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनकी चिंताएं जरूर बढ़ेंगी इस चीज को लेकर, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स में कमी आएगी, और स्टूडेंट्स जनरली रिमेन फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज बट सम मे फील प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स टू कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके माँ बाप ये बोलेंगे कि भाई कनाडा से वापस आ जाओ, वी हैव गॉट इनफ रिसोर्सेज, वी विल गेट यू एजुकेटेड हियर इन इंडिया आल्सो, वी हैव गॉट गुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने के लिए गए हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स इंडिया में वापस आए, तो इससे हायर एजुकेशन पर थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है, बट इट इज अ गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। इसके अलावा इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स का कनाडा में और जो फॉरेन एजुकेशन है उसमें इंटरेस्ट कम होगा, राइट। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है अभी देखें, और अगर अच्छी फैसिलिटीज हैं भी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से उन फैसिलिटीज को अवेल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स अच्छी हायर एजुकेशन पाने के लिए इन फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। दे कैन द इंटरेस्ट, वील सी दैट इंटरेस्ट इज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, राइट। फिर से इनको फिर से प्लानिंग करनी पड़ सकती है, वीजा प्रोसेसिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, अनसर्टेनिटी का माहौल
लगातार बना रहेगा। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, तो दोनों ही देशों के बीच में ये जितने भी मैटर्स हैं, पाकिस्तान का जो इशू है, कश्मीर का जो इशू है, कोशिश करना होगा कनाडा को कि इन सारे इश्यूज के बारे में डायलॉग डिलीवरी ना करे, क्योंकि ये भारत के इंटरनल इश्यूज हैं। इसमें किसी भी तरीके का कमेंट पास करने का कैनेडियन गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है। एस्टैब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ऑन ह्यूमन राइट कंसर्न्स, जैसे कि हम देखते हैं कि G20 में जब भारत गया तो भारत और कनाडा के बीच में किसी भी तरीके का बायलैटरल डिस्कशन नहीं हुआ। तो इस वजह से हमें ये चिंता होती है कि भाई ये बायलैटरल डिस्कशंस क्यों रुकते जा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे इश्यूज जहां पर दोनों ही कंट्रीज के थॉट प्रोसेस सेम है, उन इश्यूज पर बायलैटरल डिस्कशंस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, डायलॉग स्टैब्लिश कर सकते हैं। ट्रेड को अगर हम देखें तो ट्रेड अगर खराब हुआ भी तो इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। इसमें कनाडा का ही नुकसान होगा, इंडिया का कोई नुकसान होने वाला नहीं है बहुत बड़ा, और हम केवल $13 बिलियन का ही ट्रेड करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हम दुनिया के बेस्ट मार्केट हैं, वी आर द हॉटस्पॉट, वो ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर कंजम्पशन, राइट। तो चाहती है दुनिया हमें प्रोवाइड करना, तो हम कनाडा पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्दो हमें अपने जियोपॉलिटिकल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने की जरूरत है। बड़े बड़े जितने भी इश्यूज हैं, क्रिटिकल इश्यूज हैं इंडिया के, उनमें कनाडा को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर बोले तो इंडिया को थोड़ा बहुत सपोर्ट करे, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज ना करे, और एंटी इंडिया कैंपेन्स जो भी कनाडा में चल रही हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इमीडिएट एक्शन ले, राइट। इंडिया की बस यही सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है कि डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो यहां पर आपको रीसेंट टेंशंस जो है वो पिछले 2 सालों से जो चल रही हैं उनके बारे में ही बताना है, और किस तरीके से इसका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये, राइट। पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ एलिगेशंस रिगार्डिंग इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर, राइट। तो आपको क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप इसी बाउंड्री फ्रेम में लिखोगे। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सच डेवलपमेंट्स ऑन बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड एंड रीजनल सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। तो आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू in your preparation. For more such informative videos, do subscribe to the channel and share with other people as well. Thank you so much.